अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आपकी क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है 14.6, उसको सॉल्व करेंगे। अभी से पहले आपका ये जो चैप्टर नंबर 14 है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर, इसकी हम पहली 5 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज सॉल्व कर चुके हैं। और वो बच्चे जिन लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स की भी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज के लेक्चर्स देखने हैं तो वो चैनल विजिट करें, चैनल पे जाएं, उधर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे हर चैप्टर की ना अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे तमाम की तमाम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज के, जो कि बेसिकली चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 है। ठीक है, 14 की भी 5 हम कर चुके हैं, 14.6 को आज हम देखने जा रहे हैं। देख लेते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट और उसका फिर सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.6 की। स्टेटमेंट में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है उसको आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट सम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या असरात होते हैं ये आपने लिखना है, कुछ इफेक्ट्स लिखने हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है लिस्ट सम सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। आपने उन सब्सटेंसेस के नाम लिखने हैं जो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी। अब वन बाय वन जो है हम तीनों के तीन क्वेश्चंस के वन बाय वन हम आंसर भी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेंगे, जिसमें आपने क्या करना है, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करना है। तो आप लोगों के सामने ये मैं आसान वर्डिंग में आसान सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग की, और आपको समझाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ज़मीन का जो दर्जा हरारत होता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना, जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, काज्ड बाय इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफे की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में इजाफे की वजह से, और एंड अदर पोल्यूटेंट्स, और दूसरे जो आलूदगी पैदा करने वाले सब्सटेंसेस हैं उनमें इजाफे की वजह से। अच्छा, अब बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग आसान वर्डिंग में यही है कि जी जो ज़मीन का टेम्परेचर है, ज़मीन का जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा हो जाना आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब ये होता किस वजह से है, ये होता ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अब जनरली पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्रीन हाउस क्या होता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद देखा हुआ भी हो, ये इस तरह का ना ग्रीन हाउस होता है। ठीक है, एक शीट लगी हुई होती है। ठीक है, अंदर जो है वो प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स उगे हुए होते हैं। ठीक है, जो भी सब्जियां फल वगैरह वो अंदर होते हैं। अच्छा, अब ये पर्दा करता क्या है, ये पर्दा जो है ना, जो सन रेज होती हैं, ठीक है, जो रेडिएशंस होती हैं सूरज की, उनको क्या करता है, फिल्टर आउट कर देता है, मतलब अंदर आने देता है। ठीक है, अब जो प्लांट्स हैं वो उन जो रेडिएशंस हैं जो कि सूरज की तरफ से आ रही हैं वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और उसके रिजल्ट में ना वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, एंड सम गैसेस, जिनको आप ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जिनमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन वगैरह है। ठीक है, अब जो ये ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर है ना, वो बाहर के टेम्परेचर से ना तकरीबन 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा होता है। ठीक है, जो कि मदद करता है सब्जी और फ्रूट्स को पकाने में। ठीक है, और जो अंदर का इन्वायरमेंट है ना, मतलब वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेहतरीन हो जाता है, जिसमें प्लांट्स जिनमें फ्रूट और सब्जियां होती हैं वो अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं ना, ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ गैसेस और इन फॉर्म ऑफ हीट। अब जो गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है,
अब वो क्या करती हैं, वो जो सूरज की जो रेडिएशंस होती हैं उनको वो ट्रैप कर लेती हैं, इस तरह समझो कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं। होता क्या है फिर, वो जो हीट दोबारा से एटमॉस्फेयर में जानी होती है, इन गैसेस की वजह से वो ज़मीन की सरफेस पे ही रह जाती हैं, या मतलब एटमॉस्फेयर में ही स्टक हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आसान सी वर्डिंग में मैंने आपको समझा दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ठीक है, और कैसे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या जो पोल्यूटेंट्स हैं ये कैसे टेम्परेचर में इजाफे का सबब बनते हैं। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट सम इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अब एक तो मेन इफेक्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल ग्रेजुअली इंक्रीज, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाएगा। द अर्थ क्लाइमेट में चेंज, जो जमीन का माहौल है वो चेंज हो जाएगा, अफेक्टिंग बोथ वेयर देयर इज ए रेनफॉल एंड हाउ मच देयर इज ऑफ इट। दिस कुड कॉज बोथ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्लडिंग इन सम रीजन एंड ड्रॉट इन अदर्स। अच्छा देखो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगी, मौसमियाती तब्दीलियां होती हैं। ठीक है, अब जहां पे बारिश होनी होती है, ठीक है, वो उसकी जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाती है। मतलब कहीं पे अगर ज्यादा बारिश होती थी वो कम हो जाएगी, या कहीं पे अगर कम बारिश होती थी वो ज्यादा होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे जो एरियाज हैं वहां पे सैलाब आ सकते हैं, और बहुत सारे एरियाज में खुश्क साली हो सकती है। ठीक है, मतलब वहां पे ना बारिश होगी ना सैलाब शैलाब आएंगे। तो ये मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा होती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, पोलर आइस में मेल्ट एंड कॉज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सी लेवल्स सो द एटमॉस्फेयर बिकम्स हॉटर। अच्छा, पोलर आइस मेल्ट हो जाती है, मतलब ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से होगा क्या, जो समंदर का लेवल है वो बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्योंकि देखो जो आइस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर थी, वो मेल्ट होके कहां पे जाएगी, समंदर में गिरेगी। ठीक है, उस समंदर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ग्लेशियर्स जहां जहां पे मेल्ट होंगे वहां पे टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ इफेक्ट्स लिख देंगे ग्लोबल वार्मिंग के। सो बच्चों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें बेसिकली आपने उन सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं। जिसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका फार्मूला CO2 होता है, फिर मीथेन गैस जिसका फार्मूला CH4 होता है। इन दोनों गैसेस का मैं आपको बता चुका हूँ। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो सन रेडिएशंस होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जिनमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है या डाइऑक्साइड हो सकता है, NO या NO2, इसलिए जनरली मैंने NOx लिख दिया। ठीक है, फिर इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हो सकते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ये थी बच्चों सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.6 का सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।